नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। ओएसडी हुए संक्रमित तो सेल्फ आइसोलेशन में गए सीएम। एक हफ्ते में दूसरी बार कैबिनेट बैठक स्थगित। तैयार हुआ बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान। पीएम नरेंद्र मोदी की मंजूरी के बाद शुरू होगा काम। 400 करोड़ के आसपास का होगा खर्च। केदारनाथ की तर्ज पर तुंगनाथ में लगाया जाएगा कटप्पा पत्थर। मंदिर की सुंदरता में आएगा निखार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अस्थियां गंगा में विसर्जित। पिता को याद कर भावुक हुए बेटे अभिजीत। देहरादून में हत्या को आत्महत्या बनाने की कहानी। पत्नी ने की पति की बेरहमी से हत्या। शराब पीकर पीटता था पति। बारिश और भूस्खलन ने बढ़ाई मुसीबतें। देहरादून मसूरी मार्ग 48 घंटे बंद। लगातार भूस्खलन से लोगों को लौटाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी मंगलवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। इसके बाद देर शाम उनकी अस्थियां हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा में विसर्जित की गई। इस दौरान उनके बेटे अभिजीत ने पूजा के बाद उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की। इससे पहले हर की पैड़ी पर पूर्व राष्ट्रपति के चित्र के सामने अस्थि कलश को रखा गया और पूजा की गई। बता दें कि सुबह दिल्ली में लोधी रोड शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने मुख अग्नि दी थी। देर शाम परिवार के सदस्य उनकी अस्थियां लेकर हर की पैड़ी पहुंचे। इस दौरान गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा, महामंत्री तन्मय वरिष्ठ, गंगा सभा के सभापति कृष्ण कुमार शर्मा के साथ कांग्रेस नेता पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी, महानगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, महासचिव संजय पालीवाल, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रवि बहादुर, शहर अध्यक्ष नितिन तेश्वर, ब्लॉक अध्यक्ष रवि कश्यप, मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके बेटे अभिजीत ने कहा कि ये उनके परिवार की इच्छा थी कि उनकी अस्थियां हरिद्वार में ही विसर्जित की जाए। उनके साथ उनके छोटे भाई इंद्रजीत और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। खबर देहरादून से, जहां पर विधानसभा में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मंत्री ने आयुष विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं को समाधान और कुछ माह रुके हुए नर्सिंग स्टाफ के वेतन को 24 घंटे के अंदर देने के निर्देश जारी किए। शासकीय दक्षता बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक निदेशालय और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय म्युनिसिपल स्वर्ग को एकल स्वर्ग में बदलने के लिए नियमावली लाने की सहमति बनी। आयुर्वेदिक विभाग में कार्मिकों के पेंशन इत्यादि की समस्या से समाधान के लिए प्रस्ताव लाने पर सहमति बनी। पत्रकारों से बातचीत में आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का केवल डिग्री देना नहीं है, बल्कि शोध और विकास कार्य करना भी इनका कार्य है। से नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति हुई थी और पिछले 4 महीने से उनको वेतन नहीं मिल पाया था। आज हमने ये निर्णय लिया है कि अगले 24 घंटे के अंदर उनको वेतन निर्गत किया जाएगा, क्योंकि कोरोना महामारी में वो तमाम नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी दे रहा है। ये दुर्भाग्य है कि लिपिक के त्रुटि के कारण अब तक उनका वेतन निर्गत नहीं किया गया। इसको सरकार ने गंभीरता से लिया है और 24 घंटे के अंदर उनका वेतन निर्गत करने का निर्णय आज लिया गया है। नैनीताल के तल्लीताल स्थित गांधी पार्क में आज उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों की 25वीं गोलीकांड वर्षी मनाई गई। राज्य आंदोलनकारियों ने शहीदों को नमन करके श्रद्धांजलि दी। राज्य आंदोलनकारी रहे गिरीश रंजन तिवारी
कहाँ अलग राज्य की अवधारणा को लेकर के जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी वो राज्य बनने के बाद पूरा नहीं हो पाए। श्रद्धांजलि देने आए लोगों ने कहा कि आंदोलनकारियों की बदौलत उत्तराखंड राज्य बना है, उनके योगदान भुलाया नहीं जा सकता। 1 सितंबर 1994 में प्रत्येक राज्य की मांग को लेकर के उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों पर खटीमा में हुई गोलीकांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों को उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर आज शहादत दिवस के रूप में याद किया जा रहा है। वहीं नैनीताल में राज्य आंदोलनकारियों द्वारा खटीमा मसूरी कांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए याद किया गया। को उत्तराखंड राज्य आंदोलन का पहला नरसंहार मुलायम सिंह सरकार ने खटीमा में किया। उसके बाद 2 सितंबर को मसूरी में हुआ था, 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में हुआ था और 3 अक्टूबर को यहाँ नैनीताल में हुआ था। तमाम घटनाएं हुई थी। करीब 42 लोगों ने शहादतें दी थी इस राज्य के लिए। उत्तराखंड के देहरादून में एक हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और इस हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश करी गई। हालांकि पुलिस की जांच में वो पकड़ी गई। रोज की कले से परेशान होकर पत्नी ने अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात को खुदकुशी दिखाने के मकसद से शव को फंदे पर लटका दिया गया। हालांकि पत्नी अपने झूठ पर ज्यादा देर तक कायम नहीं रह पाई और उसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पूरा मामला देहरादून के कड़ी कैंट थाने क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस पूरे मामले में एक दूसरा मार्मिक पहलू है। दरअसल इस मामले में अपनी मां के गुनाह की सजा उसके दोनों मासूमों को भी भुगतनी पड़ रही है। आरोपी पत्नी के साथ पुलिस ने उसके 2 मासूमों को भी जेल भेजा है। रामनगर के प्यारी खान में तितली प्यार के मंगलवार को आगाज हो गया। ये प्यार तितलियों के संरक्षण के साथ ही टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मनाया जा रहा है। कॉर्बेट लैंडस्केप में तितलियों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन तितलियों को यहाँ के स्टेक होल्डर्स अब व्यावसायिक रूप में इस्तेमाल करने का मन बना रहे हैं। कोशिश है कि पर्यटक यहाँ तितलियों को देखने आए और तितलियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी भी जुटा सके। तितली प्यार को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने भी ऐतिहासिक बना दिया है। वह यहाँ पर तितली गणना की शुरुआत करने जा रही है। ये गणना देश भर में 30 सितंबर तक चलेगी। इसके तहत देश के 24 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों में गणना का कार्य किया जाएगा। पांच माह के लंबे इंतजार के बाद 1 सितंबर से विश्व प्रसिद्ध नैनी झील में बिना किसी औपचारिकता के नौकायान शुरू हो गई है। नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी एवं पालिका के अन्य लोग भी मल्लीताल बोट स्टैंड पहुंचे और नियमों का पालन करते हुए नौकायान किया गया। आपको बता दें, नौकायान शुरू होने से नौका मालिकों और चालकों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने भी जमकर नौकायान का लुत्फ उठाया है। दिल्ली से आए हैं हम सब और एंजॉय बहुत किया है। और एक तो लॉकडाउन के बाद हम सब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, इसलिए हम नैनीताल आए, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी जगह कहीं नहीं मिल सकती। बहुत ही खूबसूरत जगह है और बोटिंग तो इसमें और चांद लगा देते हैं।
4 चांद लगा दिया जाता है बोटिंग के। तो बोटिंग बहुत अच्छा लगा। बोटिंग में बच्चों का यही एंजॉयमेंट होता है। नैनीताल के बीडी पांडे चिकित्सालय के सभागार में कोरोना नियंत्रण की सभी मानकों का पालन करते हुए संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी डॉक्टरों ने अपनी 4 सूत्रीय लंबित मांगों के संबंध में विचार विमर्श करके काला फीता लगाकर विरोध जताया। विरोध कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि हर महीने 1 दिन का वेतन काटने के शासन के निर्णय वापस लिए जाएं, अन्य प्रांतों के भांति उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाए। मुख्यमंत्री ने सभी पीजी अध्ययनरत डॉक्टरों को पूर्ण वेतन दिए जाने की घोषणा करी, परंतु अभी तक उक्त घोषणा का पालन नहीं हुआ और न ही कोई शासनादेश जारी किया गया। डॉक्टरों में अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप बंद किया जाए। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि अगर 1 सप्ताह में उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो उन्हें सामूहिक त्याग पत्र देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ एसोसिएशन देहरादून से 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक काला फीता बांधने का है। उसमें जो हमारी मांग है कि 1 दिन की जो वेतन कटौती हो रही है उसको बंद किया जाए। अदर प्रदेशों की अपेक्षा में हमको कुछ प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए। सितारगंज के भगोरा गांव के अभिभावकों ने निजी स्कूलों के खिलाफ आंखों में पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर अभिभावकों द्वारा फीस पर दबाव बनाया जा रहा है। नो स्टडी नो फीस का नारा बुलंद किया गया अभिभावकों की तरफ से। आपको बता दें, नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर अभिभावकों पर फीस का दबाव बनाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। अभिभावकों ने आंखों में पट्टी बांधकर अंधी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास किया। अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूल प्रबंधन ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर अभिभावकों पर फीस का दबाव बना रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। बाजपुर में निजी स्कूल संचालकों की एक बैठक बाजपुर स्कूल एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित करी गई। आपको बता दें, जिसमें निजी स्कूल संचालकों ने प्रदेश सरकार से स्कूल प्रबंधकों को सहायता उपलब्ध करवाने की मांग करी। साथ ही साथ 5 सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस को काला दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। बैठक में स्कूल संचालकों ने अभिभावकों द्वारा ट्यूशन फीस न दिए जाने की बात कही। इस दौरान स्कूल संचालकों ने कहा कि अभिभावकों द्वारा स्कूल संचालकों पर उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया जा रहा है, जो निराधार है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ट्यूशन फीस ले जाने की बात कही गई है, लेकिन अभिभावक ट्यूशन फीस न देकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। जितना स्टाफ है उनको हम सैलरी दे रहे हैं, किसी भी तरीके से दे रहे हैं, लेकिन अगर फीस नहीं आएगी तो हम मजबूर हो जा रहे हैं कि भी हम फीस उनकी आगे सैलरी भी देने में असमर्थ हो रहे हैं। तो हमारी यही अपील है सभी अभिभावकों से भी और सरकार से भी कि किसी तरीके से ये स्कूल की फ़ीस दें। एक मात्र सिर्फ ट्यूशन फ़ीस हम लोग मांग रहे हैं, हम कोई उनसे एनुअल चार्जेस नहीं मांग रहे, हम कोई ट्रांसपोर्ट फ़ीस नहीं मांग रहे, जबकि हमने सरकार से ये भी कहा था कि हमें ट्रांसपोर्ट फ़ीस में भी कुछ पार्ट अलाउ कर दिया जाए। इस सिलसिले में मेन मुद्दा तो यही है कि स्कूल संचालन कर रहा है, बेशक ऑनलाइन कर रहा है, जिस वजह से हम लोग अपने टीचर्स को भी तनख्वाह देने में असमर्थ हो रहे हैं। आज की तारीख में अब तक हमने काम चलाया जैसे भी है, लेकिन अब दिन ब दिन आप भी देख रहे हैं, जैसे अखबारों में ही लग रहा है कि कुछ दिनों बाद हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी चलाने के रहेंगे। तो इसी कारण हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारी बाजपुर स्कूल एसोसिएशन यहाँ अब मैं अनमोल जी से कहूँगा कि आज की प्रेस वार्ता शुरू करें। इस कठिन समय के अंदर आप ही लोग हैं जो हमारा सहायता करते हैं, जो हमारी बात जो है दुनिया में पहुँचाएंगे। हम लोग काफ़ी समय से इस बात को अलग अलग प्लेटफॉर्म से बता और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमको शुरू करवाते हैं।
इस सिलसिले में बाजपुर में कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में बंद दुकानों का बिजली का बिल पूर्व की भांति आने से आक्रोशित लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन विद्युत विभाग के एसडीओपी को सौंपा। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में कई व्यापारियों की दुकानें लंबे समय से बंद थीं, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा दुकानों के बाहर लगाए गए मीटर की रीडिंग लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे दुकान बंद होने के साथ साथ विद्युत विभाग द्वारा दिए गए बिजली की बिल से लोगों के सामने आर्थिक संकट मंडराने लगा है, जिसको लेकर के बाजपुर में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनिल सेन ने नेतृत्व में व्यापारियों को विद्युत बिल में रियायत देने की मांग करी है। बिल जमा नहीं करने के कारण ये इनका कनेक्शन काट दे रहे हैं। दूसरी चीज जैसे कि 3 माह दुकानें बंद रही लोगों की, उस बंद दुकानों का भी बिल उतना ही आ रहा जो पहले आता था। तीसरा कि लोगों की मीटर बहुत फास्ट भाग रहे हैं, उसको भी देखते हुए उनका बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए गरीब आदमी बहुत परेशान है। एक तो कोरोना महामारी से परेशान है, दूसरा जो विद्युत विभाग है जो लोगों के घरों की लाइट काट दे रहे हैं, उससे लोग बहुत परेशान हैं। ऋषिकेश की महापौर अनीता ममगई पर स्टाफ शुल्क की चोरी का आरोप लगते हुए स्थानीय अधिवक्ता अमित वत्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। बीते कुछ दिनों पहले एक संपत्ति ऋषिकेश के उग्रसेन नगर में खरीदी गई, जिसमें महापौर अनीता ममगई ने बाजारी कीमत से कम कीमत दर्शाते हुए उक्त संपत्ति को विक्रेता से खरीदा। वह संपत्ति 60,41,000 रुपए दिखाई जा रही है, जबकि बाजार में लगभग संपत्ति की कीमत 2 करोड़ रुपए मानी जा रही है। वहीं अधिवक्ता का कहना है कि जब हमने इस मामले की जांच पड़ताल रजिस्टर ऑफिस में की तो पता चला कि मामला इंस्टप चोरी से जुड़ा हुआ है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी को की गई है। 18 अगस्त को ये पत्र मेरे को प्राप्त हो चुका है, ऐसा जिसमें ये क्लियर कट लिखा गया है। अगर मैं आपको पत्र दिखाऊंगा तो उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि अविलंब इसकी आख्यानुसार कितने रुपए का स्टाम्प कम हुआ है वो और अर्थदंड के साथ अविलंब आख्या देहरादून अपर जिलाधिकारी पे प्रेषित की जाए। और आज 12 दिन से अधिक हो चुके हैं, अभी तक इस विषय में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। भगवान केदारनाथ की तर्ज पर ही तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ का मंदिर परिसर भी भव्य और सुंदर बनाया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान से कटप्पा मंदिर पत्थर मंगवाया गया है, जिससे मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। कटप्पा पत्थर लगने के बाद श्रद्धालुओं को भी भव्य मंदिर नजर आएगा, क्षेत्र का तीर्थाटन बढ़ेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तुंगनाथ में लगाया जाएगा कटप्पा पत्थर, मंदिर की सुंदरता में आएगा निखार। केदारनाथ की तर्ज पर लगेगा कटप्पा पत्थर, तुंगनाथ धाम के परिसर की शोभा बढ़ाएगा कटप्पा पत्थर। तृतीय केदार तुंगनाथ धार्मिक स्थल के रूप में है विख्यात। केदारनाथ धाम की तरह राजस्थान का कटप्पा पत्थर अब रुद्रप्रयाग स्थित तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धाम के परिसर की शोभा बढ़ाएगा। 25 सितंबर तक परिसर में पत्थर बिछाने के साथ अन्य सभी काम पूरे कर दिए जाएंगे। धाम में बीते 1 साल से सौंदर्यीकरण, सुरक्षा व बुनियादी सुविधाओं को लेकर निर्माण कार्य चल रहा है। 3 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से हो रहे निर्माण कार्यों के तहत मंदिर परिसर के 500 वर्ग फीट पर
कटप्पा पत्थर लगाया जाना है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ दीवार भी बनाई जा रही है। साथ ही पेयजल व बिजली की व्यवस्था के लिए जरूरी काम किए जाने हैं। यहाँ के मठापति प्रबंधकों का मानना है कि सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाएं से तृतीय केदार की यात्रा को नया आयाम मिलेगा, तीर्थाटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। बता दें कि पर्यटन की दृष्टि से चोपता दुगलबिट्टा क्षेत्र खासा महत्व रखता है, जबकि तृतीय केदार तुंगनाथ धार्मिक स्थल के रूप में विख्यात है। यहाँ यात्रा सीजन में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुँचते हैं, जबकि शीतकाल में भी पर्यटन का आनंद लेने के लिए लोग मंदिर के करीब और चंद्रशिला तक जाते हैं। तुंगनाथ क्षेत्र के विकास के लिए पर्यटन विभाग के सहयोग से यहाँ यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है, जबकि सुरक्षा दीवार और अन्य बुनियादी कार्य भी हो रहे हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि मंदिर परिसर के 500 वर्ग फीट क्षेत्रफल में कटप्पा पत्थर लगाया जा रहा है। ये पत्थर राजस्थान से मंगवाया गया है। इसके लगने के बाद मंदिर परिसर की सुंदरता में और भी निखार आएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में वह तुंगनाथ क्षेत्र का भ्रमण कर यहाँ की व्यवस्थाएं देख चुकी हैं और कार्यदायी संस्था को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मंदिर के जो चारों तरफ सुरक्षा दीवार है, ड्रेनेज चैनल है, वहाँ पे जो टॉयलेट मंदिर परिसर के समीप बनाए जाने हैं, उन कार्यों को कर लिया गया है। जो मंदिर के चबूतरे का सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का कार्य है, वर्तमान में वो ऑनगोइंग है। उसमें सभी के द्वारा जो वहाँ सामान्य जनप्रतिनिधि हैं एवं जो मंदिर समिति के सदस्य हैं, ये डिमांड की गई थी कि केदारनाथ में जिस तर्ज पर पत्थर से चबूतरे का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया गया है, उसी प्रकार से इसको भी हम तुंगनाथ में भी टेकअप करें। तो उसके क्रम में अभी हम लोगों ने परियोजना की जो इकाई है उनके साथ लास्ट वीक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि वहाँ अभी वर्तमान में एक विशेष पत्थर कड़प्पा स्टोन के नाम से जो है जिसको मंगवाया गया है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। बाजपुर में कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में बंद दुकानों का बिजली का बिल पूर्व की भांति आने से आक्रोशित लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन विद्युत विभाग के एसडीओपी को सौंपा है। आपको बता दें, कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में कई व्यापारियों की दुकानें लंबे समय से बंद थी, लेकिन उनका बिल आ चुका है। बेरीनाग में कोरोना की जांच के लिए कैंप लगाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं, उसे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। कैंप लगाकर सैंपल लिए जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सिद्धार्थ पठानी ने बताया कि 2 टीमों के द्वारा सैंपलिंग ली जा रही है। साथ ही साथ मास्क का प्रयोग करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 1800 RT-PCR सैंपलिंग कर चुके हैं। इसके अलावा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट भी किए जा रहे हैं लगातार। ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र दोनों जगह सैंपलिंग हो रही है। इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जनता से यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट कराएं और हॉस्पिटल आके भी टेस्ट करा सकते हैं। बाकी जो हमारे कैंप लग रहे हैं वहाँ भी आप लोग आके ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा पे टेस्ट कराएं, जिससे कि पता चल सके कि कितना हमारा पेशेंट लोड है इस वक्त। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।